हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, MS1 की, इस यूनिट के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर हमारी नेक्स्ट डिजीज है रिहाइनेटिस। रिहाइनेटिस के अंदर हमारा आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, रिहाइनेटिस डिफाइंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द एलर्जी, कोल्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि रिहाइनेटिस जो है वो हमारी कहाँ की इन्फ्लेमेशन है। ये हमारा जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारी होती है वहाँ की सूजन है। हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ की जो सूजन होती है उसको रिहाइनेटिस बोला जाता है। एलर्जी की वजह से, कोल्ड की वजह से ये हमारी हो सकती है। तो इसमें कुछ और हमारे सिम्टम्स भी हमारे होते हैं, जैसे कि नाजल कंजक्शन, नाक का बंद हो जाना, छींके आना, और रिहाइनोरिया यानी कि नाक से इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का जो फ्लूड है वो निकलना, और ईचिंग, खुजली वगैरह हो जाना। तो ये हमारी इसके अंदर देखी जाती है। तो इसमें हमारी आ जाती है टाइप। तो इसमें देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे ये होते हैं। तो टाइप में हमारा सबसे पहले आ जाता है एलर्जी, एलर्जिक रिहाइनेटिस। तो एलर्जिक रिहाइनेटिस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सेशन ऑफ द यूजुअली ओकर ऑफ द एक्यूट रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक एंटीजन। तो इसमें ये हमारी जो सेशनल जो हमारा रिहाइनेटिस होता है, सेशनल ये हमारा होता है, और इसमें हमारी शुरुआत में जो रिस्पॉन्स होता है स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से हमारा रहता है। ठीक है, कारण क्या हो जाता है इसमें, स्पेसिफिक एंटीजन हमारा क्या होगा, पोलन हो सकता है, ग्रास, ट्रीज, फ्लावर, यानी कि किसी तरीके का फूल है, पेड़ है, घास है, या पराग है किसी फूल का। तो वो जो एंटीजन होते हैं उसकी वजह से हमारा ये शुरुआती दौर में हो सकता है रिस्पॉन्स एलर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा अक्यूट रिहाइनेटिस, यानी कि जब हमारी शुरुआत होती है। तो आल्सो नो इज इसमें कॉर्जिया। तो इसमें कॉर्जिया तो हमें बोला जाता है, जो कि हमारा कॉमन कोल्ड के अंदर आ जाता है। कारण क्या क्या रहते हैं इसमें, रिहाइनो वायरस है, एडनो वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो जब हमारी शुरुआत होती है इसके अंदर कॉमन कोल्ड की, तो ये इस वायरस के कारण हमारी हो सकती है। वो हम पहले कॉमन कोल्ड के अंदर भी इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा वासोमोटर्स रिहाइनेटिस। तो वासोमोटर्स में क्या आ जाता है, कॉर्निक हमारी इडियोपैथिक या नॉन एलर्जिक रिहाइनेटिस हम इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कॉर्निक ऑडियोपैथिक, यानी कि हमारी जो बहुत लंबे समय से जो चली आ रही होती है समस्या, लेकिन एलर्जिक रिहाइनेटेशन से नहीं होता है। तो इसमें अबनॉर्मलिटी किस चीज की है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की जो एक्टिविटी होती है वो जब हमारी अबनॉर्मल हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी नर्व होती है अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, उसकी एक्टिविटी अबनॉर्मल होती है, तो ये हमारा रिहाइनेटिस देखा जाता है। कारण कैसा होता है, ट्यूमर वगैरह अगर हो जाता है। ठीक है, सेप्टल डिविजन में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि नाक का जो सेप्टा होता है, अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके में प्रॉब्लम आ जाती है। टीबी की वजह से ऐसा हो सकता है। ग्रेनुलोटोमस यानी कि जो दानेदार जो चीज हमारे नाक के अंदर जो दानेदार परत होती है उसकी वजह से हो सकता है। और नेजल पॉलिश यानी कि नाक के अंदर जैसे कि छोटे छोटे पोली हो सकते हैं, पोलिन जैसे कि जंतु हम जिसको बोलते हैं, अगर नेजल के अंदर वो समस्या हो गई है तो ये हमारे वासोमोटर रिहाइनेटिस बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मेडिकामेंटोसा। तो मेडिकामेंटोसा के अंदर हमारा इसमें अब्यूज ऑफ द ओवर यूज ऑफ द टॉपिकल एजेंट्स। तो इसमें जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम किसी चीज को यूज करते हैं, सच अफ्रीन एंड द नेजोसेनेफेरेंस नेजल स्प्रे, यानी कि किसी भी तरीके का नाक के अंदर जो स्प्रे होता है, जैसे कि अफ्रीन बोला जाता है, या फिर हमारा जो नेजोफेरेंस होता है, अगर इस तरीके के हम स्प्रे करते हैं ना नोज के अंदर, दवाई से रिलेटेड स्प्रे जो हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं इस एजेंट को अगर यूज, तो भी हमारा जो रिहाइनेटिस होता है वो हमारा हो सकता है। तो ये हमारी 4 टाइप थी कि इस तरीके के रिहाइनेटिस हमें हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाएगा, जब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो किस तरीके से हम चीज को देखते हैं, किस तरीके की चीजों को, रिहाइनोरिया देखेंगे सबसे पहले, नाक से जो फ्लूड आ रहा है वो किस तरीके का है, कोल्ड वगैरह हो गया है, या फिर खाने भूख लगने में कमी हो रही है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई है, या फिर हाइजीनिक चीजें ठीक से नहीं है, स्वस्थता नहीं है, बुखार वगैरह है, बेचैनी वगैरह, एंजाइटी वगैरह है, मन मचल रहा है यानी कि नेजवा है, रेडनेस होगी हमारी, या फिर बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाएंगी। तो वही आगे देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे एलर्जिक। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें एलर्जी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। भी एलर्जी है वो किस टाइप की है और किस तरीके से है। रेहाइनोस्कोपी कराई जाएगी हमारी सारी की सारी, जो फ्लूड होता है नोज का वो देखा जाएगा कि किस तरीके का फ्लूड जो है वाटरी आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और नेजल ड्रेन्स जो है उसका कल्चर जो है वो देखा जाएगा। और इसमें साइन और सिम्टम्स हैं वो चेक किए जाएंगे सारे के सारे। और नेजल जो हमारा सेमर यानी कि नाक के अंदर जो धब्बे वगैरह हो गए वो भी हमारे चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस पर ध्यान देंगे। तो एंटी माइक्रोबल्स एजेंट दिए जाएंगे फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटी माइक्रोबल्स दिए जाएंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम किया जा सके। एंटी हिस्टामिन दिए जाएंगे जो कि एलर्जी को कम करेंगे, जैसे कि क्लोरोफेरेमाइन या फिर हमारा जो हमारा कैट्रिजाइंस होता है। तो ये हमारे 2 ड्रग्स हैं जो कि हमारे हिस्टामिन यानी कि एलर्जी को कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है एंटी कोलेराइजिस, यानी कि हमारी जिस भी तरीके की एलर्जी वगैरह है उसको कम करने का काम करेगी।
कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे जो हमारे सिस्टेमिक और टॉपिकल्स होते हैं, जो सारी के सारी पेन किलर्स इसके अंदर आ जाते हैं। डिकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि नाक को खोलने वाले, जो नाक की जो कंजक्शन होती है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा आ जाता है जाइलोमेटा, जोलिन्स होती है, नेजल्स ड्रॉप्स के नाम से जो जानी जाती है, और एनालाइजिस जो पेन किलर है वो भी हमारे इसके अंदर दिए जाते हैं। ये हमारे रहेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देगी नर्स पेशेंट को? सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस देगी पेशेंट को कि प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कराएगी। जिस भी तरीके से हमारी बताई गई है मेडिकेशन, उसी तरीके से पेशेंट को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करानी है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये देगी कि पेशेंट ब्लो द नोज बिफोर अप्लाइंग मेडिकेशन। ठीक है, तो मेडिकेशन के अप्लाई करने से पहले ही जो पेशेंट जो होता है वो नोज को ब्लो कर ले अपना। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देगी पेशेंट को कि भाई वो एलर्जेंस चीज़ों को अवॉइड करे, जिन जिन चीज़ों से एलर्जी उत्पन्न होती है वो चीज़ें सेवन ना करे। सेवन भी नहीं करनी है, इनफैक्ट उनको छूना भी नहीं है, पास भी जाना है, उनको यूज़ भी नहीं करना है। नर्सिंग डायग्नोस के अंदर आ जाती है। जो डायग्नोस के अंदर फिर क्या देखेंगे, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाएगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड। नाक में किसी प्रकार की रुकावट है तो देखा जाएगा कि भी सांस लेने का जो पैटर्न है वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो देखा जाएगा। और इसमें हमारे रिहाइनेटिस से रिलेटेड इन्फेक्शन होने के जितने भी खतरे होते हैं वो भी सारे चेक किए जाएंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, तो सारी की सारी चीजें जो हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, एनोरेक्सिया होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये सारी की सारी चीजें चेक की जाएंगी। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, तो इसमें बीमारी के प्रोसेस से रिलेटेड जो चिंता होती है, जो बेचैनी होती है, उसको भी देखा जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें जब जाएंगे जब आएंगे जब हमारा सीरियस ओएम यानी कि हमारा ओटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो भी हमारी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगी। और नेजल पॉलिप्स यानी कि नाक के अंदर जंतु वगैरह होते हैं वो हो जाएंगे, और साइनस इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये अगर प्रॉब्लम हो जाएंगी तो इनसे कॉम्प्लिकेशन जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट होने की बजाय प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो ये थे हमारे डिजीज रिहाइनेटिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।